Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 10th of November 25 and we are starting from today our syllabus of F3 of ACCA. ठीक है, तो हम इसमें आज से शुरू कर रहे हैं चीज़ों को. Let me share the file, the our book study text. तो आप लोगों के लिए फिर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको ज़रूरत हो तो मैं जो बात करूँगा ना बेटा, आप जो लाइव बैठे हो आपके साथ भी करूँगा और यहाँ भी इस हिसाब से कि जब फ्यूचर में कोई भी देखे, आप भी देखें या कोई रिकॉर्डेड बच्चा ले तो उसे भी ये फील हो कि जैसे वो भी उससे उसे भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ. तो ये मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है इस वक्त अपनी फाइल को. फाइल आपको भी नज़र आ रही होगी. आपकी जो बुक आपके सामने है अभी खोल ले तो सबसे पहले तो उसने सारा वो F3 लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसने सारा उसके नाम दिया हुआ है. जो उसका टाइटल है बुक का वो दिया हुआ है. आगे फिर जैसे वो उसका होता है कि वो कुछ चीज़ें देता है, डिटेल देता है बुक के बारे में. हम सीधा जा रहे हैं इसके टेबल ऑफ कंटेंट में. टेबल ऑफ कंटेंट में पहले तो हम टेबल ऑफ कंटेंट को प्लेनली पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू दिस, क्या लें, क्या कहते हैं इसे, सब्जेक्ट. थ्रू दिस सब्जेक्ट के हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. चैप्टर 2 है द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. चैप्टर 3 है डबल एंट्री बुक कीपिंग. चैप्टर 4 है रिकॉर्डिंग बेसिक ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसिंग द लेजर. चैप्टर 5 है रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स. चैप्टर 6 है इन्वेंट्री इन्वेंट्री. चैप्टर 7 है नॉन करंट एसेट्स एक्विजिशन एंड डिप्रिसिएशन. चैप्टर 8 है नॉन करंट एसेट डिस्पोजल एंड रिवैल्यूएशन. चैप्टर 9 है इंटेंजिबल एसेट्स. चैप्टर 10 एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स. 11th chapter receivables. 12th chapter payables, provisions and contingent liabilities. 13th chapter capital structure and finance cost. Chapter 14 control accounts and reconciliation. Chapter 15 bank reconciliation. Chapter 16 trial balance, errors and suspense account. Chapter 17 preparing basic financial statements. Chapter 18 incomplete records. Chapter 19 statement of cash flow. Chapter 20 interpretation of financial statements. And Chapter 21 consolidated statement of financial position. Chapter 22 consolidated statement of profit or loss and associates. Chapter 23 practice questions. Chapter 24 practice answers. एंड चैप्टर 25 रेफरेंस. तो चैप्टर 3 4 5 जो है वो तो जस्ट एक प्रैक्टिस ही है, वो तो साथ साथ भी होगी और बाद में भी आप करोगे और मैं आपको गाइड करता रहूंगा. असल में हमने 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं. अब इसमें और अभी तक जो आपने FA1 और FA2 पढ़ा है उसमें फ़र्क क्या है. FA1 FA2 में आपने डबल एंट्री पढ़ी थी जी. तो FA2 तक उसने आपको बेसिकली अकाउंटिंग पढ़ाई है कि अकाउंटिंग एज ए सब्जेक्ट क्या होती है, अकाउंटिंग की एवोल्यूशन कैसे हुई, अकाउंटिंग में सिस्टम चलता कैसे है. लेकिन आज जो अकाउंटिंग है बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है कि जो चीज़ अकाउंटिंग, जिसकी अकाउंटिंग पाकिस्तान में जैसे हो रही है एग्जैक्टली वैसे USA में हो रही हो, वैसे ही पूरी दुनिया में हो रही हो. कुछ चीज़ों को उसने स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की ताकि जब कंपेरेबिलिटी आए तो आप चीज़ों को आराम से कंपेयर कर सकें. और उसकी रीज़न क्या बेसिकली बनी. रीज़न ये बनी कि इस वक्त दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई. आपका एक मुल्क जो पाकिस्तान है, एक जो कंपनी है, बिजनेस है पाकिस्तान में है, वो इससे पाकिस्तान से बाहर भी बहुत जगह ट्रेड कर रहा है. उसे मुख्तलिफ मुल्कों में, कंट्रीज में जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, उसे मुख्तलिफ कंट्रीज में जाकर लोन ले, उसे मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके अपने एनालिसिस देने हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना है इन्वेस्टमेंट के लिए. अगर आपकी बेसिस फ़र्क है, उस मुल्क के लोग एक ख़ास अंदाज में सोचते हैं और आपका अंदाज ही फ़र्क है, तो उन्हें आपकी बात समझ नहीं आई. तो आपको उन्हीं के अल्फाज में उन्हें समझाना पड़ेगा कि भाई आप जैसे प्रॉफिट को समझते हैं मैं भी उसी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ और मेरा इतना प्रॉफिट है. तो अगर आपकी बेस ही फर्क होगी, वो कहेंगे यार हम तो प्रॉफिट किसी और तरह कैलकुलेट करते हैं, ये पता नहीं आपने कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो हमें तो आपकी बात ही समझ नहीं आ रही. तो चूंकि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, तो फिर हमें ये ज़रूरत पड़ी कि अकाउंटिंग कर लेना काफ़ी नहीं है. अकाउंटिंग को इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से करना कि तकरीबन एक जैसे अकाउंटिंग हो रही हो. तो अगर पाकिस्तानी कंपनी बताती है अमेरिका में जाके कि मेरे इतने प्रॉफिट्स हैं, तो वो उसी बेस पे कैलकुलेट हुए हैं जिस बेस पे अमेरिकन कैलकुलेट करते हैं, और उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा भाई आपके प्रॉफिट्स अच्छे हैं कि बुरे हैं, और वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, लोन देना है, या जो भी आपके पर्पसेस हैं उसमें आपके साथ अलाइन हो जाए. तो बेसिकली हमने अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना था. FA1 FA2 में आपने बेसिकली स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े,
यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, ना सिर्फ ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है, एक तो आपकी अकाउंटिंग थोड़ी सी एडवांस करता चला जाएगा वो, फिर F7 में इससे भी एडवांस होगी, फिर उससे आगे एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग आएगी, उसमें तो फिर अब वो फाइनल पे आपको ले जाएगा चीज़ों पे। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी बढ़ाता चला जाएगा। प्लस ये है कि वो अब आपको स्टैंडर्ड्स पे लेके आएगा, क्योंकि जब अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं तो जाहिर है स्टैंडर्ड्स के अंदर वो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। तो हम स्टैंडर्ड के थ्रू अब अकाउंटिंग को इम्प्रूव करेंगे अपनी, कि मतलब ना सिर्फ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे बल्कि उनके स्टैंडर्ड्स को भी पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है इस बारे में। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। तो एक तो ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग की तरफ हम आ रहे हैं F3 में। तो ये जितने टॉपिक्स हैं, एक तो आपको अंदाजा होगा कि ये आपने कुछ ना कुछ पहले भी पढ़े थे, कुछ ना कुछ, उन्हें थोड़ा एडवांस कर देगा। नंबर टू, इन्हें आप आपको स्टैंडर्ड्स पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ी होगी आपने वहाँ पे भी, कुछ ना कुछ तो पढ़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ना। हाँ, तो ये वही चीज़ है। वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दोबारा इंट्रोडक्शन देगा, तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैं क्विकली आपको रिव्यू दूंगा, आप किताब को पढ़ के जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन कर लेंगे कि ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं, बस इससे पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। नंबर टू, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मेरा ख्याल है वहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी इस पर, हुई थी शायद, होती है लेकिन इतनी नहीं हुई थी। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत सिंपल अल्फाज में पहले समझेंगे। मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज़ को रेगुलेट करना होता है तो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया, उस पर 3 बल्ब लगा दिए, रेड लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, येलो लगा दिया, लोगों को बता दिया इनका ये मतलब है, और बस खत्म बात। इससे वो ट्रैफिक सिग्नल जो है वो लोगों को समझ नहीं आएगा और सही तरह फॉलो नहीं कर पाएंगे वो। आपको पूरे रूल बनाने पड़ेंगे कि रेड पे आपने रुकना है, क्यों रुकना है, अगर नहीं रुकेंगे तो क्या होगा, कितना चालान होगा, अगर खुदा ना खासा बहुत इमरजेंसी में है तो फिर आप क्या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जब रूल्स बनेंगे, मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तो कहीं जाके एक पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि ये काम क्यों किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है। तो वो हम पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। फ्रेम का मतलब होता है चौखटा, जिसके अंदर जैसे तस्वीर का फ्रेम होता है, वर्क इस फ्रेम के अंदर रहते हुए काम कर। तो बेसिकली वो आपको बताएगा कि जनाब आपने जो अकाउंटिंग करनी है, जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, इसके अंदर रहते हुए करनी है, इससे आगे पीछे नहीं जाना आप, ठीक है। तो जो वो पूरा फ्रेमवर्क बनेगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ की अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैसे होनी है, उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। अब वो फ्रेमवर्क क्या होगा, हमारे पाकिस्तान का फ्रेमवर्क क्या है, यूके का फ्रेमवर्क क्या है, यूएसए का क्या है, हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि आपको रेगुलेट किया जा रहा है कि आपने अकाउंटिंग कैसे करनी है, इससे हटना नहीं। उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहते हैं। नंबर टू, डबल एंट्री बुक कीपिंग तो आपने पढ़ी हुई है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो पहले अकाउंटिंग होती थी या बुक कीपिंग होती थी वो सिंगल एंट्री पे होती थी। अभी 200-300 साल पहले ये इंट्रोड्यूस हुई थी डबल एंट्री, बल्कि ज़्यादा हो गए, तकरीबन 300-400 साल हो गए। तो डबल एंट्री का एक कॉन्सेप्ट आया था, उसे अडॉप्ट किया, और आज हमारी सारी अकाउंटिंग तकरीबन डबल एंट्री पे होती है। उसके जो बेसिक रूल्स हैं हमने पढ़े हुए हैं, यहाँ पे हम उसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे। आई होप कि आपने अकाउंटिंग की क्वेश्चन भी पढ़ी हुई है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ रिपीट होंगी, ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर रिकॉर्डिंग बेसिक ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसिंग द लेजर, ये भी वहाँ पे आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो ये वही चीज़ हम दोबारा से वो रिवाइज कर रहे हैं, हम इसे पढ़ लेंगे। उसके बाद रिटर्न, डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है ना। से डिस्काउंट कितनी किस्म की होती हैं, बेसिकली दो, कौन सी, बस वही चीज़ है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, बस वो रिपीट कर रहा है आपके लिए, इसे हम पढ़ लेंगे। फिर इन्वेंट्री आपने किसकी, इन चैप्टर्स में दो कम लिखे हैं। कौन से वाले, इसमें 20 चैप्टर लिखे हुए हैं। एक ये इसका ईयर देखें कौन सा है। ये ईयर 2024-25। भाई ये मुझे दें, बल्कि मेरे पास पुरानी है बल्कि, कौन सी है? मेरे पास तो है। लेकिन चैप्टर इसने मर्ज किए हैं, इसने कम तो नहीं किए हुए, इसने मर्ज कर दिए होंगे। इसने, मेरे पास है जनाब, कौन सी है, क्योंकि इसके बाद मैंने ढूंढी थी, मुझे बच्चों के पास भी यही थी, तो फिर मैंने उसे ही फॉलो कर लिया। एक मिनट, अगर आपके पास इसके बाद की है तो लेट अस चेक कि उसमें क्या चेंज है। ये है 2021 की। अच्छा जी, मुझे भेजो जरा, व्हाट्सएप करो, मैं इसे देख लेता हूँ, इसमें कौन से चैप्टर नहीं है। फिर उसने वो मर्ज कर दिए होंगे ना आगे पीछे भी। अच्छा जी, एनी हाउ, इसके बाद चैप्टर 6 है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी आपने थोड़ा कुछ तो पढ़ी है वहाँ पे, पढ़ी है।
कौन सा स्टैंडर्ड होता है? स्टैंडर्ड तो नहीं उसने बताया था वहाँ, तो यहाँ अब स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगी। स्टैंडर्ड है इसका इन्वेंट्री का IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अब उसमें सब कुछ लिखा है कि इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे रिकॉर्ड करनी है। वो वही कुछ है जो आपने पढ़ा है, लेकिन बस उसने वहाँ मेंशन नहीं किया था, या थोड़ा सा एडवांस कर देगा। तो हम इन्वेंट्री को IS 2 के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आगे जी नॉन करंट एसेट एक्विजिशन एंड डेप्रिसिएशन, ये भी हमने कुछ पढ़ा वहाँ पे। यहाँ पे हम इसका स्टैंडर्डाइज करेंगे और इसका IAS 16 है। ठीक है। नॉन करंट एसेट डिस्पोजल एंड डिवैल्यूएशन, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। IAS 16 ही उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इनटेंजिबल एसेट्स आपने वहाँ नहीं पढ़े होंगे, ये नई चीज़ आई है। मेरा ख्याल है ये नहीं पढ़े होंगे ना। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं और जो दिखाई नहीं देते। IAS 16 जो है ना, 7 और 8, वो है 7 और 8। यहाँ जो है IAS 16, वो एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म भी हैं और नजर आते हैं, जैसे ये टेबल है, चेयर है। जी। सॉरी सर, सर वो बच्चे कह रहे हैं कि हम वो जो आपने वोकैबुलरी वगैरह भेजा हुआ है हम वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बस ठीक ये है, सारे बैठे हुए बस हैं। उन्हें काम पे लगाए रखो। जी ठीक हो गया। जी। तो वो है टेंजिबल एसेट। ये जो है इनटेंजिबल का मतलब है ऐसे एसेट जो दिखाई नहीं देते बट आपके एसेट्स हैं। अब वो एसेट का क्या है जो दिखाई ना दे, वो एसेट कैसे हो गया? हमने एसेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते। ठीक है। तो कोई भी चीज जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे वो आपका एसेट है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल्स है। अब उन्हें देखा तो नहीं जा सकता, फील किया जाता है कि हमने पैसे लेने हैं, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक कमिटमेंट है, तो वो भी आपका एसेट है। इनटेंजिबल वो एसेट्स हैं, इनकी डेफिनेशन है जो दिखाई ना दे लेकिन बहरहाल आपके एसेट्स, और लॉन्ग टर्म। अकाउंट रिसीवेबल तो शॉर्ट टर्म होता है, विद इन अ ईयर आपको मिल जाता है। तो इसकी मिसाल है जैसे कोई पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है, गुडविल है आपकी, एटसेट्रा। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इसका IAS 38 है। इसके बाद आता है एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। ये वही एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है। जो हमने वहाँ भी पढ़ी थी कि पेएबल एक्सपेंसेस होते हैं, और वो प्री पेड एक्सपेंसेस होते हैं, अनअर्नड इनकम होती है, और इनकम रिसीवेबल होती है। वो चार चीज़ें जो हमने वहाँ पढ़ी थी वही हम यहाँ पे रिपीट कर लेंगे। फिर रिसीवेबल्स आ गए। रिसीवेबल्स भी हमने वहाँ तो कुछ हमें आइडिया लिया था, यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे। फिर पेएबल्स, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज, ये IAS 37 है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37। और इसमें हम पढ़ेंगे पेएबल्स के बारे में कि हमने लोगों को पैसे देने हैं, उसके बारे में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वो पढ़ेंगे। प्रोविजंस का मतलब होता है कि ऐसी अमाउंट जिसकी या तो हमें अमाउंट हमने लोगों की देनी है, पेएबल है, लाइबिलिटी है, बट हमें अंदाजा नहीं है कि कितनी देनी है। ये कंफर्म है कि देनी है लेकिन फिगर क्लियर नहीं हो रही, कंफर्म नहीं हो रही। एक अंदाजा है, या हमें बल्कि यही है कि अंदाजा है कि कितनी देनी है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो होती है कि पेएबल है बट हमें अभी ये कंफर्म नहीं है कि देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। मतलब ये हो सकता है कि मुझे लगता है कि मेरा केस चल रहा है और 10% चांस है कि मैं विन नहीं कर सकूंगा, तो डेफिनेटली मुझे फिर जुर्माना देना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है 50% चांस है कि मैं लूज कर जाऊंगा, और तीसरा है तकरीबन 80% चांस है कि मैं लूज कर जाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी में फर्क है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हमें ये चीज़ रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था और आपने शायद पढ़ा भी होगा, प्रूडेंस का, याद है? तो प्रूडेंस क्या कहता है कि एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एट इट बिकम्स प्रोबेबल। हमें लगता है कि ये देने पड़ेंगे और काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाता है, तो हमें इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो वही प्रूडेंस की बेस पे हम ये स्टैंडर्ड बनाया गया है। इसमें कंटिंजेंट लायबिलिटी वो हैं कि जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि देनी पड़ेगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, तो किस लेवल पे हमें क्या करना है, ये चीज़ें हम थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट, ये तो वो आपके कैपिटल और आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इन्हें हम पढ़ लेंगे। कंट्रोल अकाउंट्स आपने वहाँ भी पढ़े थे, वही वाले याद है? ये वही चीज़ है, उसे थोड़ा सा उसने एडवांस, थोड़ा सा एडवांस किया है, तो ये एक तरह से रिपीटिशन ही है। तो बहुत सी चीज़ें जो रिपीटिशन है वो बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, या मैं आपको कहूँगा पढ़ो और फिर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन आपने वहाँ पढ़ी होगी। यहाँ हम इसके सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादातर, और उसे जो एडवांस वर्जन है थोड़ा सा उसे हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस, एरर एंड सस्पेंस अकाउंट आपने वहाँ पे पढ़ा था। वही चीज़ है, बिल्कुल वही चीज़ है, उसे हम थोड़ा सा देख लेंगे कि उसने इसमें एडवांसमेंट क्या लेके आया है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। प्रिपेयरिंग बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहाँ भी आपने एक नज़र देखी थी, यहाँ थोड़े से एडवांस लेवल पे हम उसे पढ़ेंगे। आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये आपने वहाँ नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े ना? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये होता है कि आपका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है और वहाँ से आपने प्रॉफिट निकालना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई मेरी आज की इतनी सेल्स हुई है, इसमें इतनी कैश है, इतनी क्रेडिट है।
ये मेरे रिसीवेबल्स हैं, ये मेरे पेएबल्स हैं, और इस तरह की बातें मैंने कर ली। और मैंने कहा जी मुझे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बना दो। अभी तक जो हम प्रॉपर डबल एंट्री में बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं आपके ट्रायल बैलेंस से। यहाँ तो ट्रायल बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि सिंगल एंट्री है। ट्रायल बैलेंस तो बनता है डबल एंट्री में। सिंगल एंट्री का मतलब है कि बस मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे आपकी वालदा, मेरी वालदा अपनी हिसाब किताब करती हैं, लिखती हैं, वो एक कॉपी बनाई होती है, उसमें लिख लेती हैं जी आज गोश्त के इतने पैसे दिए, खत्म बात। आज इतने पैसे मिले, आज इतने पैसे फलां चीज सब्जी के दे दिए, तो उन्होंने एक एक सिंगल लाइन लिखी होती है। ये जो सिस्टम होता है सिंगल लाइन, जो कि दुकानदार भी, आप कभी दुकान पे जाएं तो उसने अपने उधार के खाते बनाए होते हैं, कॉपी रखी होती है कि बंदा उधार लेता है, साथ एक लाइन लिख लेता है कि भाई इस बंदे ने इतने पैसों की चीजें ली हैं। तो ये होती है सिंगल एंट्री, जिसमें बकायदा डेबिट और क्रेडिट कोई नहीं कर रहा होता। अब हमें दे दी गई है सिंगल एंट्री का डाटा और हमें कहा गया बनाओ इनकम स्टेटमेंट, तो पहले हमें उसे कन्वर्ट करना होता है डबल एंट्री में। ये बहुत मजेदार चीज है, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार टॉपिक है ये। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के मेरे रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं, डबल एंट्री पूरी नहीं है, मुझे पहले डबल एंट्री में कन्वर्ट करना है चीज़ों को, और फिर मुझे बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आ जाएगी। ये वहाँ भी थोड़ा सा आपने आइडिया लिया था कि कैश कितना आया और कैश कितना गया, वो यहाँ अब हम बनाना शुरू करेंगे बाकायदा। वहाँ मेरे ख्याल अभी तक हमने बनाई नहीं थी, सिर्फ आइडिया लिया था थोड़ा सा। यहाँ पे अब हम इसे बाकायदा हाउ टू प्रिपेयर इट, ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसे हम बनाना शुरू करेंगे, और इसमें दो में होते हैं मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आपके सिलेबस में जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड है, ज़्यादा डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन खैर एनी हम दोनों को थोड़ा सा टच करेंगे। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक चीज़ आई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना कैसे है। ये भी बहुत मज़ेदार चीज़ है, एनालिसिस है। लास्ट ईयर के साथ आपने कंपेयर करना है, करंट ईयर में कंपेयर करना है, रेशियोज निकालनी है, और फिर आपने एक आइडिया डेवलप करना है कि हमारा बिजनेस कैसा जा रहा है। तो इसमें हम ये कुछ करेंगे। इसका मेरे पास हैंड आउट भी बना हुआ है, तो वो हैंड आउट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब ये मुझे देखने दें कि आपने मुझे भेजा कुछ अभी, मुझे वो खोलने दें, मैं देखता हूँ कि अ, इसमें क्या फ़र्क है, उसे हम अभी देख लेते हैं। आपने भेजी है स्टडी टेक्स्ट, दो दो स्टडी टेक्स्ट है, जान ही नहीं जो दोबारा ट्राई एक कर। ही है जी वैसे। चलो, तो ये आ गई। अच्छा जी, ये आपने जो मुझे भेजी है इसमें क्या है? इसमें है जनाब चैप्टर नंबर 1, वही है। टू भी वही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही है बेटा। इससे मैंने कहा 20 चेक हैं? आपने 22 बताया। एक मिनट, अच्छा नहीं वो मैंने गलत बता दिया। एक मिनट मुझे देखने दो अपनी। बिल्कुल वही है, इसमें तो फर्क ही कोई। हाँ मेरा ख्याल है वो मैंने ही आपको शायद बोलने, हाँ नहीं इसमें है, इसमें 22 है। इसमें कौन सा नहीं है फिर? इसमें एक मिनट का 12वां पेबल्स है, और इधर कौन से 12वां? 12 अच्छा यहाँ पर रख गया ना। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 5वां रिटर्न डिस्काउंट। जब ठीक है, इसमें एक फ़र्क है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मैंने आपको पहले बताया था 5वां चैप्टर है रिटर्न्स, डिस्काउंट्स एंड सेल्स टैक्स, वो उसने यहाँ से निकाल दी है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसमें मेरे ख्याल मर्ज कर दिया होगा उसने नीचे, जो उसने निकाल ही दिया होगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो रिपीटेशन ही थी। उसके बाद आ गया इन्वेंट्री, फिर नन करंट एसेट आ गए 8, नन करंट एसेट हो गए, 8वां इंटेंजिबल हो गया, वो भी ठीक हो गया। 13वां कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पे 12वां होना चाहिए, हाँ वो भी हो गया। इसके बाद 18वां इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यहाँ 17th होना चाहिए, नहीं 16, यहाँ पे एक और चीज़ आई है, कोई फर्क आया है। 15वां BRS, यहाँ रिकन्सिलियन, अच्छा यहाँ BRS भी नहीं है, ठीक है। पहले BRS मैंने बोली थी, इसमें BRS नहीं है, दो नहीं है इसमें वही वाले। एक उसने निकाल दिया रिटर्न्स, और एक BRS, दोनों उसने यहाँ से निकाल दिए हैं। और मेरा ख्याल है या होगी नहीं, या फिर ये है कि वो इसने कहीं मर्ज किए होंगी, तो बहरहाल उसने कम किया है, ज़्यादा नहीं किया, ठीक हो गया। तो हमने आपके वाली किताब ही फॉलो कर लूंगा। अच्छा है कि मुझे मिल भी गई, पहले मैंने कोशिश की थी तो बच्चों के पास भी नहीं थी, बट एनी हाउ
इसे हम कर लेते हैं। तो अच्छा हुआ तुम्हारे दो काम हो गए। हम 22 नहीं 20 चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें रिकन्सिलिएशन भी नहीं है, बीआरएस भी नहीं है और रिटर्न वाला चक्कर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं वो टच तो जरूर करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोनों का ही जरूरत पड़ जाता है। तो ये हमारा एक सिलेबस है। क्लियर हो गया बच्चे? तो कंसोलिडेशन आ गई, स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड इंटरप्रिटेशन आ गई। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, अभी आ रही है। कंसोलिडेटेड का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद के उस पर अपना कंट्रोल ले लिया, ज़ाहिर है 50% आपके पास है, तो आप अपने मतलब के डिसीजन, पेरेंट जो होती है उसने सब्सिडरी बना लिया है, तो वो लॉ ये कहता है कि पेरेंट ना सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी जैसे आम कंपनी बनाती है, बल्कि अपनी तमाम सब्सिडरीज को अपना ही पार्ट समझते हुए पूरे ग्रुप की भी बनाएगी। मतलब जिसमें पेरेंट के एसेट प्लस तमाम सब्सिडरीज के एसेट्स, पेरेंट की लाइबिलिटीज प्लस तमाम सब्सिडरीज की लाइबिलिटी, तो एक पूरे ग्रुप को भी एक कंपनी कंसिडर करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। तो वो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? कि कौन सी पेरेंट ने बनानी है, क्या हर पेरेंट बनाएगी या मखसूस पेरेंट्स ने बनानी है, कैसे बनानी है, क्या ख्याल रखना है चीज़ों का। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है लेकिन थोड़ी टेक्निकल है। तो ये हम पढ़ेंगे, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाई जाती है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाई जाती है। तो ये हमारा सिलेबस है। कल से इंशाल्लाह ताला हम क्विकली शुरू करेंगे, और जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसमें मैं ज़्यादा आपकी ड्यूटी लगाऊंगा, पढ़ो और मुझसे डिस्कस करो, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। लेकिन जो चीज़ें नई हैं उसमें मैं ज़्यादा कंसंट्रेट करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़रा पूरे रिफाइंड होके चलें। तो ये हमारा सिलेबस है, मेरे ख्याल आज के लिए काफ़ी है इतना। कल वो बच्चा भी आ जाएगा, मैं इनसे पूछता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह कल बाकायदा आगाज़ कर देंगे, ठीक हो गया? तो ये जो मेरा इस वक्त है, जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, इसे मैं फिर सेव कर लेता हूँ। वो जो बच्चा है दूसरा, जो नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपको भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ओके बच्चों, यहाँ पे